नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और इस चैनल पर आपका जीआईसी प्रवक्ता एवं सुपर टेट हिंदी यूपी सुपर टेट हिंदी से संबंधित संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, जो आपके लिए लाभकर होगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गासा द तासी ने किया। ठीक है, गासा द तासी कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंच के रहने वाले थे और उन्होंने ही सबसे पहले प्रयास किया। गासा द तासी अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंच भाषा में लिखी थी दोस्तों। किस भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा था? तो गासा द तासी ने लिखा था दोस्तों। तो आपको हर एक बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है और उसे देखना है, जिससे आपको हर एक पहलू अच्छे से याद हो, जहाँ से आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कहीं से कुछ फंसे ना। ठीक है, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा दोस्तों। ठीक है, और यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त था। यह पुस्तक कितने भागों में विभक्त था? इससे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। प्रथम प्रकाशन क्रमशः है 1839, जो प्रकाशन है 1839 और 1847 दोस्तों। तो यदि भाग पूछा होगा तो दूसरा भाग आपका 1847 आपके ऑप्शन में टीजीटी में दिया हुआ था और 1871 दिया था। तो 1847 और द्वितीय संस्करण पूछा होगा तो 1871 उसमें आपका सही हुआ होगा दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। कहाँ यह प्रिंटेड हुआ था? तो पेरिस में हुआ था दोस्तों। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया। जो द्वितीय संस्करण था उसमें 3 भाग किए गए और जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1871 में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तासी ने अपनी पुस्तक हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया। ठीक है दोस्तों, किससे दिया? तो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया, जिसमें उर्दू और हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया था दोस्तों। ठीक है, गासा द तासी ने उर्दू और हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया था, जिसमें से आपके 72 हिंदी के कवि थे। 72 कौन थे? हिंदी के कवि थे और शेष आपके उर्दू के कवि थे। और टोटल कवि कितने थे कुल कवि? तो 738 कवि थे दोस्तों। कितने कवि थे? 738, जिसमें से 72 आपके हिंदी के थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यन ने तासी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में करवाया दोस्तों। उसका अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर जी ने किया था। किसका? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी उर्दू। ठीक है, आपको हर एक तथ्यों को देखना है जो आपके जीआईसी प्रवक्ता, जूनियर एडेड, सुपर टेट और डीएसएसबी से संबंधित यह क्लास है दोस्तों। यदि आप इस सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया और यह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया और उसका नाम क्या था दोस्तों? तो भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह उसका नाम था। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक जो हैं महेश दत्त शुक्ल हैं और इसका प्रकाशन जो हुआ 1873 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1873 में। और यह नौल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? नौल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ और काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ दोस्तों। काव्य संग्रह का जो लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल जी हैं दोस्तों। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। ठीक है, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने रचा? तो शिव सिंह सेंगर ने
किस नाम से रचा दोस्तों, उनके ग्रंथ का क्या नाम था, तो शिव सिंह सरोज था। ठीक है दोस्तों, क्या था, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो काव्य भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का 83 में हुआ था 1873 में, और उसी में 10 साल जोड़ने के बाद 1883 में हुआ था शिव सिंह सरोज का प्रकाशन। शिव सिंह सरोज में 1000 कवि, लगभग 1000 कवि थे, जिसमें 838 कवि माने जाते हैं दोस्तों। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ दोस्तों। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो जॉर्ज गिरिसन है दोस्तों। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जॉर्ज गिरिसन ने ही लिखा था। आइए आगे देखते हैं। जॉर्ज गिरिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या माना जाता है, पहला इतिहास माना जाता है। जिसमें गिरिसन ने 952 कवियों को शामिल किया। कितने कवियों को गिरिसन ने शामिल किया था, 952 कवियों को शामिल किया था। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया दोस्तों। हिंदी अनुवाद किसने किया, जॉर्ज गिरिसन के रचना का, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया दोस्तों। और इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1957 में। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1957 में। आज जो गिरिसन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उन्होंने संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणाओं का उद्घाटन किया दोस्तों। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गिरिसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत तथा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उन्होंने पृथक किया। हिंदी साहित्य का विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। ठीक है, जॉर्ज गिरिसन ने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल कहा उन्होंने, और हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना गिरिसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वर्ण युग किसने माना भक्ति काल को, तो जॉर्ज गिरिसन ने माना दोस्तों। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है वो क्या है, तो मिश्र बंधु विनोद है दोस्तों। और ये मिश्र बंधुओं का, जिसमें 3 भाई ये स्वयं थे, लोग बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, कभी कभी नाम पूछ देता है कि इसमें से 4 नाम दे देता है, कहता है कौन नहीं थे। ठीक है, या 4 नाम दे देता है, कहता है इनमें से कौन थे, मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित थे और कौन नहीं थे। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। ये 4 भागों में विभक्त है, कौन सा, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है। 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ। 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1913 में। और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ दोस्तों। चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1934 में। मिश्र बंधु विनोद 4591 कवियों का जीवन वृत्त है। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को सम्मिलित किया गया था, 91। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड, जूनियर एडेड, सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, और क्रमवार कराई जाएगी। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया दोस्तों। किसमें, मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा उसका हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च स्थान है दोस्तों। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में प्रकाशित हुआ था। किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसका बाद में नाम हिंदी साहित्य का इतिहास किया गया दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया दोस्तों अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा। ठीक है, क्या कहा, क्या संज्ञा दिया? तो कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है दोस्तों। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है दोस्तों। इन्होंने यह स्टेटमेंट कथन दिया। कोटेशन भी याद कर लीजिए, क्योंकि कोटेशन भी पूछता है, ज़्यादातर कथन पूछते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आलोचना के पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। किसने दिया दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत 9 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया दोस्तों। किसमें विभक्त किया? 4 सुस्पष्ट कालखंडों में। यदि आप जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड या डीएसएसबी या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। और इसका प्रारंभ आपके आदिकाल से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा से आपका प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया दोस्तों। ठीक है, 4 भागों में। और 4 भाग कौन से? सबसे पहले तो भक्ति काल आपका हो गया। भक्ति काल में उन्होंने निर्गुण धारा और सगुण धारा माना दोस्तों। ठीक है, 2 धारा माना, निर्गुण और सगुण, जिसमें निर्गुण में आपका ज्ञानेश्वरी शाखा, ठीक है, जिसके प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा, जिसके प्रसिद्ध कवि आपके जायसी जी हैं। राम भक्ति शाखा जो सगुण शाखा में 2 भागों में बांटा, तो राम भक्ति शाखा तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, इस 4 भागों में बांटा दोस्तों भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधित इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिफ्स महोदय ने 1917 में, कब? 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा दोस्तों। ठीक है, किसने लिखा? ए स्केच ऑफ हिंदी साहित्य लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, तो एडविन ग्रिफ्स ने। ठीक है, एडविन ग्रिफ्स महोदय ने लिखा। और कब लिखा? तो 1917 में दोस्तों। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए। किसने किया? एडविन ग्रिफ्स ने 5 भाग किए दोस्तों। सन 1920 ईस्वी में EFE ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर
नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का इतिहास ग्रंथ, और उस इतिहास ग्रंथ का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, तज़किरा ई शुअराई हिंदी में लिखा, और इसका जो प्रकाशन हुआ 1848 में हुआ। नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया, और इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 थी दोस्तों। ठीक है, कितने थी? 1004 थी, जिसमें हिंदी के 62 कवि थे दोस्तों। कितने थे? 62। और हिंदी साहित्य ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। ठीक है, प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे दोस्तों। ठीक है, 3 इतिहास ग्रंथ लिखे, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। और कब लिखा? 1940 में दोस्तों। कब लिखा? 1940 में। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में लिखा। ये भी आप उन्हीं का ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल आप लोग या बुक मिलता है तो अवश्य पढ़ना। 1952 में लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि का संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। ठीक है, यह भक्ति काल तक ही के कवियों को सम्मिलित किया, और वहाँ तक ही इन्होंने उसका विभाजन किया। आधुनिक काल का यह चर्चा नहीं किए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। ठीक है, कितने प्रकरण में? तो 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू को किसने हिंदी का पहला कवि माना? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और ये भी अपभ्रंश के भी पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वीकार किया। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। ठीक है, कितने खंडों में हुआ? तो 16 खंडों में हुआ। और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो नागरिक प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया, जो अग्रांकित है, जो नीचे दिया गया है। तो देखिए, पहले भाग का किसने प्रकाशित किया, किस नाम से किया? तो प्रथम भाग जो था हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की जो पीठिका थी उसका रामबली पांडे ने संपादन किया। दूसरा जो था हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा ने किया दोस्तों। किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने। और तीसरा जो था आदिकाल, उसे करुणापत त्रिपाठी और वासुदेव सिंह दोनों ने मिलकर उसका संपादन किया। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति को परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया। किसने किया दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, कि जिससे वह भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकें। भक्ति काल सगुण भक्ति काल में जो सगुण भक्ति है उसका संपादन देवेंद्र नाथ शर्मा और विजयेंद्र ने किया। ठीक है, विजयेंद्र स्नातक ने मिलकर संयुक्त रूप से किया। रीतिकाल रीतिबद्ध। ठीक है, रीतिकाल में रीतिपद डॉक्टर नगेंद्र ने किया। ठीक है, जो छठा आपका था। और सातवां जो है रीतिकाल रीतिमुक्त काल। ठीक है, रीतिकाल का रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ ने किया। किसने किया? डॉक्टर भगीरथ ने किया। और भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 ईस्वी तक का संपादन डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने किया दोस्तों। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ठीक है, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। द्विवेदी काल 1950 से संवत 1975 तक, यह किसने किया? तो डॉक्टर पंडित
सुधाकर पांडे ने किया। ठीक है, किसने किया? पंडित सुधाकर पांडे ने किया। और 10वां जो था वह पुनः डॉक्टर नगेंद्र ने किया। ठीक है, नगेंद्र ने किया और इसका नाम था उत्कर्ष काल काव्य। ठीक है, उत्कर्ष काल काव्य। और जो इसका समय है संभवतः 1975 से 1995 तक। ठीक है दोस्तों। और उत्कर्ष काल नाटक 11वां जो है उत्कर्ष काल नाटक, जिसका 2 लोगों ने मिलकर किया, सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर इसका संपादन कार्य किया दोस्तों। 12वां कथा साहित्य। कथा साहित्य जो है 1975 से 1995, इसका भी समय है और डॉक्टर निर्मला जैन ने इसका संपादन किया। किसने किया दोस्तों? कथा साहित्य का तो डॉक्टर निर्मला जैन ने किया। 13वां समालोचना जो है, 13वां आपका समालोचना निबंध और पत्रकारिता, इसका लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किया, जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 14वां अद्यतन काल। अद्यतन काल डॉक्टर सहायक डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा ने किया। ठीक है, हरबंश लाल शर्मा ने किया और कैलाश चंद्र भाटिया उनके साथ में थे और उन्होंने भी इसका संपादन किया। 15वां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य जो है डॉक्टर नागेंद्र और राहुल संस्कृतायन दोनों लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया। 16वां हिंदी का लोक साहित्य। 16वां जो था हिंदी का लोक साहित्य, कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका संपादन किया दोस्तों। किसने किया? कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी साहित्य का संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य का संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं उसके रचनाकार। हिंदी साहित्य इतिहास के संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं उसके रचनाकार। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, इसके रचनाकार थे पंडित राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, पंडित राहुल संस्कृत्यायन। उसका हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया। ठीक है, रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त का है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्रथम और द्वितीय खंड आपका 1965 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत जो है डॉक्टर या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। और यह कितने भागों में है? तो यह 2 भागों में है दोस्तों। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में प्रकाशित हुआ था और यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा का है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया। हिंदी भाषा और साहित्य ये भी 1930 में हुआ और इसके भी रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है और इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह 2 भागों में 1909 और द्वितीय 1914 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी कोविद रत्नमाला। राजस्थानी भाषा साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, इन दोनों के रचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हैं। ठीक है, जब राजस्थान आ जाए तो वहाँ आप लोगों को लगा देना है कि मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 में प्रकाशित हुआ था, जो डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर जी की रचना है। टिक्कम सिंह तोमर नाम से ही पता वीरता आ रही है, तो हिंदी वीर काव्य के लेखक जो हैं डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर हैं। आधुनिक हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। आधुनिक हिंदी काल जो है 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसके रचनाकार हैं नारायण चतुर्वेदी। श्री नारायण चतुर्वेदी उसके रचनाकार हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य एवं 20वीं शताब्दी, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। हिंदी साहित्य एवं 20वीं शताब्दी, और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1945 में हुआ था दोस्तों और इसके रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में हुआ था और इसके रचनाकार भी नंदुलाल वाजपेयी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में प्रकाशित हुआ था और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको प्रकाशित किया था और इसके रचनाकार यह स्वयं थे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यह उदय नारायण तिवारी जी की महत्वपूर्ण कृति है। हिंदी साहित्य विमर्श यह पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। हिंदी साहित्य विमर्श और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 ईस्वी 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। कविता कौमुदी 1917 में रामनरेश त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 में प्रकाशित हुआ था और महेश दत्त शुक्ल की यह रचना है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में प्रकाशित हुआ था और सूर्यकांत शास्त्री इसके रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णशंकर शुक्ल का यह है और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर यह इंद्रनाथ मदान का है। ठीक है, इंद्रनाथ मदान की यह रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास यह बज्र रत्न दास जी की रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की रचना है। ठीक है, ब्रज माधुरी सार यह भी योगी हर की है, ब्रज माधुरी सार। और टीजीटी में जो सबसे ज़्यादा कथन उठाए थे वह बच्चन सिंह द्वारा रचित हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से आया था दोस्तों और यह इसका प्रकाशन जो है 1996 में हुआ था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो यह सुमन राजे ने चौथे तासप्तक की कवयित्री हैं, इन्होंने ही लिखा। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 2003 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 2003 में सुमन राजे द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आधा इतिहास प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का जो है ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव किसने प्रकाशित किया था? इसके रचनाकार कौन थे? तो नीरजा माधव थे और यह 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। कितने में प्रकाशित हुआ था? 2013 में प्रकाशित हुआ था। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आप लोगों की संपूर्ण तैयारी टीजीटी, पीजीटी या वर्तमान में आपका जो चल रहा है उसे मुख्य उद्देश्य के रूप में लिया गया है आपका सुपर टेट हिंदी या जीआईसी प्रवक्ता। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता की संपूर्ण तैयारी आपका इस चैनल पे कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका जीआईसी प्रवक्ता और सुपर टेट से संबंधित यह सिलेबस है और इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस जीआईसी प्रवक्ता का कराने की कोशिश की जा रही है कि जब तक आपकी परीक्षाएं हैं तब तक पूर्ण रूप से कवर कर लिया जाए जितना भी हिंदी साहित्य से संबंधित आपका सिलेबस है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने जो काल विभाजन किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक को उन्होंने चारण काल कहा और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा और जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, उन्होंने बांटा जायसी की प्रेम कविता और ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य। तुलसी की अन्य परवर्ती जो और भी कवि थे उनके बारे में कहा। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, इतने भागों में उन्होंने बांटा। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। क्या कहा दोस्तों? चारण काल कहा, जिसे आपको याद रखना है कि आदि काल को उन्होंने क्या कहा, आरंभिक काल को उन्होंने क्या कहा? तो चारण काल कहा। गियर्सन ने चारण काल के 9 कवियों
पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। उन्होंने कितने कवियों को किया है चारण काल में? तो 9 कवियों को किया है, जिसका नाम आपका क्रमशः था, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। जो काल विभाजन उनका साहित्य था उसमें उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया, और ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, इसलिए ज़्यादा उसे हिंदी साहित्य में महत्व नहीं दिया गया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, देखिए मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया, जो 3 भाई थे और तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से लिखते थे, तो उसमें उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत को माना, ठीक है। और उसी में उन्होंने कहा कि उत्तर आरंभिक काल भी है, 1343 से 1344 से 1444 विक्रम संवत तक, ठीक है। और उसके बाद कहा कि माध्यमिक काल, ठीक है। माध्यमिक काल में भी पूर्व माध्यमिक काल होता है और उसका समय 1445 से 1560 विक्रम संवत तक है। और पौर माध्यमिक काल, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्रारंभिक काल है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था और प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने अपना वैज्ञानिक इतिहास में कहा था। दोस्तों, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। जो अलंकृत काल है, इसको पूर्वालंकृत काल 1581 से 1790 तक और उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1889 ईस्वी तक माना गया। दोस्तों, और किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना। उसके बाद परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत तक माना परिवर्तन काल का समय। दोस्तों, परिवर्तन काल। उसके बाद कहे हुआ वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक। लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो माना जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है, जिसका इन्होंने दोहरा नामकरण किया, ठीक है दोस्तों। जिसे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने माना, संवत तक माना। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा और वह 1375 से 1775 तक है, संवत तक है। उत्तर मध्य काल जिसे ऋतकाल इन्होंने कहा और यह 1700 से 1900 संवत तक है। आधुनिक काल गद्य काल, उसका नामकरण किया इन्होंने और संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक इसका समय माना। और इन्होंने इसमें आधुनिक काल में उन्होंने उसे कुछ भागों में बांटा, जिसे उत्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किसके नाम से जाना जाता है? उत्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रथम उत्थान आपका जो है वह 1925 से 1950 ईस्वी तक विक्रम संवत तक माना जाता है। दोस्तों, यदि सन में उसे करेंगे तो उसमें से आप 57 साल घटा देंगे तो आपका होगा 1968 से 93 तक। दोस्तों, 1868 से 93, ठीक है। प्रथम उत्थान आधुनिक काल में उन्होंने माना जो 1868 से। दोस्तों, ठीक है। और यह सन विक्रम संवत में 1925 हो जाता है और 1925 से 1950 तक उन्होंने माना। और द्वितीय जो था 1950 से 1975 विक्रम संवत तक माना और उसका समय 1993 से 18 तक चलता है। दोस्तों, और उसके बाद का जो समय है तो उन्होंने विक्रम संवत 1975 से तृतीय उत्थान माना और तृतीय उत्थान अभी तक है। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है, जिसे देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इस पर आपका पूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा, जो आपका GIC, LT ग्रेड और सुपर टेट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लगभग सबका जो सिलेबस है एक समान है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, इन्होंने कहा संधि काल होता है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा और संधि काल का जो समय माना 750 से 1000 विक्रम संवत तक माना। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चारण काल, अभी ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा था और राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा, ठीक है। उसमें 1000 से 1375 विक्रम संवत तक का समय दिया इन्होंने।
भक्ति काल को 1375 से 1700 तक और 1700 से 1900 तक, रीतिकाल को और 1900 से अब तक इन्होंने आधुनिक काल को माना दोस्तों। लगभग लगभग जो इनका काल विभाजन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मिलता है। ठीक है। डॉक्टर गर्भत चंद्र गुप्त का काल विभाजन जो है वह आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने 1184 से 1350 तक माना दोस्तों। और ये किसमें माने? सन में माने दोस्तों। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक माने और उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी तक माने और आधुनिक काल को 1857 की जो क्रांति थी वहां से माना जाता है दोस्तों आज तक। ठीक है। और नगेंद्र का जो काल विभाजन है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है तो उसे आप लोग देख नहीं रहे हैं, कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। आदिकाल नगेंद्र द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे इन्होंने संपादित किया, उसमें जो समय था आदिकाल का इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना दोस्तों। ठीक है। 14वीं सदी के मध्य तक माना। और भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना। ठीक है। 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल का समय माना और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक दोस्तों। ठीक है। और उसमें इन्होंने कहा कि पुनर्जागरण काल होता है। ठीक है। पुनर्जागरण काल जिसे भक्ति काल, भारतेंदु काल कहा जाता है दोस्तों, 1857 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। 1857 से 1900 ईस्वी तक के पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल कहा जाता है दोस्तों। जागरण ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है। जागरण सुधार काल अर्थात जागरण सुधार काल जो है वह द्विवेदी काल को कहा जाता है और द्विवेदी काल 1900 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। छायावाद काल 1918 से 1938 इन्होंने बताया, लेकिन 1918 से 1936 एथेंटिक माना जाता है दोस्तों, 1936 तक। ठीक है। 1918 से 1936। छायावादोत्तर काल जो है वह उसमें इन्होंने उसके काल को और विभाजन कर दिया। प्रगति प्रयोग काल 1936 से 1953 तक दोस्तों। इन्होंने 38 से 53 तक माना, तो आपको 1936 से 1953 तक ही याद होना भी चाहिए दोस्तों। ठीक है। लेकिन अगर पूछता है नगेंद्र के अनुसार तो 1938 से 1953 लिखेंगे। नवलेखन काल, नवलेखन 1953 से अब तक दोस्तों। ठीक है। 1954 में नई कहानी प्रारंभ हुई और वह किसके, उसके जनक कौन माने जाते हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है। बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इनका जो दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, वह टीजीटी में आपका वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे। इन्होंने अपभ्रंश काल कहा दोस्तों। ठीक है। आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा और अपभ्रंश काल के बाद इन्होंने जो अपभ्रंश काल है, आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल कहा और रीतकाल को रीतकाल और आधुनिक काल इन्होंने नामकरण किया दोस्तों। और यह उनका दिया हुआ सन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण किसने क्या किया? ठीक है। तो जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल कहा, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा और प्रारंभिक काल दोस्तों। देखिए यहाँ पर आ गया फिर कन्फ्यूजन। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल वैसे आप याद रखिए, अगर प्रारंभिक काल है और वहाँ गणपत चंद्र गुप्त को नहीं दिया है, मिश्र बंधु दिया है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक काल दिया है और वहाँ गणपत चंद्र गुप्त हैं तो आपको उन्हीं को टिक करना है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। आदिकाल को क्या कहा? तो आरंभिक काल कहा दोस्तों। बीज बपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज बपन काल दोस्तों। आदिकाल को क्या कहा? बीज बपन काल कहा। और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा दोस्तों। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे आपको कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपका जितना भी दिख रहा है सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको टीजीटी की परीक्षा से यह पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी में है वह सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है दोस्तों। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल जो है राहुल संस्कृतान ने कहा। किसने कहा दोस्तों? राहुल संस्कृतान ने सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल। ठीक है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और रामकुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल दोनों कहे। ठीक है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, आदिकाल क्या किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आधार काल सुमन राजे ने अपने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में कहा दोस्तों। ठीक है, सुमन राजे किस तार सप्तक की कवियत्री हैं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। रीतकाल का नामकरण, जो रीतकाल का नामकरण है दोस्तों, उसमें रीतकाल में रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। रीतकाल को रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और अलंकृत काल को मिश्र बंधुओं ने कहा कि रीतकाल को अलंकृत काल। ठीक है, और रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा श्रृंगार काल। और कलाकाल रामाशंकर रसाल ने कहा दोस्तों कलाकाल। तो इसे भी आपको याद रखना है कि कलाकाल किसने कहा। और आपका श्रृंगार काल टीजीटी में आगे आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आपके 2021 टीजीटी में आ चुका है, तो आप लोग सब पढ़ते चलिए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन दोस्तों, भाषा की दृष्टि से। अवहट काल जो है उसे इन्होंने कहा पृष्ठभूमि। ठीक है, उन्मेष काल जो भाषा ब्रजबोल, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली अवधि का जो समय रहा उसे इन्होंने कहा उन्मेष काल दोस्तों। क्या कहा, उन्मेष काल कहा। और उन्मेष काल किसने कहा, उदय नारायण तिवारी, त्रिगुड़ायत और महेंद्र नाथ दुबे ने कहा दोस्तों। पूर्व भाग जो ब्रजभाषा और अवधि का समय रहा उसे पूर्व भाग कहा गया और इन्होंने तीनों लोगों ने कहा। और उत्तर भाग खड़ी बोली को कहा गया दोस्तों। खड़ी बोली का जो समय रहा उसे उत्तर काल कहा गया। अब आदिकाल से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में। ठीक है, आदिकाल के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, तो प्रकृति के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था है, जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो इन्होंने समय बताया, तो हिंदी साहित्य का संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इन्होंने माना और कहा कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक माना जा सकता है आदिकाल। ठीक है, हमीर देव तक, कहाँ से, महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक। और समय क्या बताया इन्होंने, 1050 से 1375 विक्रम संवत तक दोस्तों। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। ठीक है, और जिसे लक्ष्य करके इस काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश नाम जो पहले पहल था वो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, किसके शिलालेख में मिलता है, तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें इन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का कवि कहा दोस्तों। ठीक है, गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का कवि कहा। और सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की भाषा है उसे देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा जाता है या पुरानी हिंदी की काव्य भापा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा है वह देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भापा है दोस्तों। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौसैनी, प्रसूत, अपभ्रंश अथवा ब्रज खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने कहा आदिकाल से संबंधित कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण
काव्य पंक्तियाँ, जो यहाँ से आपका अभी पीजीटी में एक प्रश्न आया हुआ था, तो आपको काव्य पंक्तियों को भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं, वैसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वीडियो आपका लंबा ना हो जाए तो कुछ ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग और वीडियो पॉज करके आप लोग उसे देख लीजिएगा। परम महासुख एसु करे दूरी अशेष हरे, इन्होंने सरहपा ने कहा। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके। भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र ने कहा दोस्तों। ठीक है, हेमचंद्र ने कहा। और पिय संगाम कौ निदड़ी, ये भी हेमचंद्र ने कहा। गंगा जमुना माझे भई रे नाई, ये किसने कहा? डोमभिपा ने कहा दोस्तों। ठीक है, डोमभिपा। कढ़ापा ने कहा छो छोई जाई छो बाय नाड़िया। ठीक है, एक काढ़ापा ने कहा। और देसिल, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहटा। ठीक है, हिंदू बोले दुरह निकार, छोटे तरुका भवकी मार, यह कीर्तिलता से है और यह विद्यापति की है दोस्तों। ठीक है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह किसकी पंक्तियां हैं। उसके बाद देखिए, 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 लौ जिए सियार, किसने कहा? जगनिक ने कहा दोस्तों। जगनिक की रचना क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। एक थाल मोती से भरा, यह अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य में। तो एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो, एक नार ने अचरज किया, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, यह किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा दोस्तों। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसने कहा? ते भी अमीर खुसरो ने कहा। जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, आपका यह अभी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह पूछा गया था कि यह कथन किसने कहा। 2021 में अभी यह पूछा गया प्रश्न है कि जे हाल मिसकी मगुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, तो यह अमीर खुसरो का था दोस्तों। सरस बसंत समय भल पावली, यह विद्यापति की पदावली से दोस्तों। काल कहल पिय सांझे हीरे, जाई मई मारु देश, यह भी विद्यापति की पदावली से है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इसे कई बार आप चाहें तो पुनः वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, तो जिससे आपको कई बार देखने से ऐसा होगा कि याद हो जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य, प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य। ठीक है, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कविता, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, एक पुरानी अपभ्रंश और एक बोलचाल की देसी भाषा। ठीक है दोस्तों, एक बोलचाल की देसी भाषा। और गाहा या गाथा कहने से किस का बोध होता है? तो प्राकृत का बोध होता है दोस्तों। ठीक है, प्राकृत, गाहा या गाथा जहाँ शब्द आ जाए वहाँ प्राकृत का बोध होता है। जैसे संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी इसका क्रमगत जो विकास हुआ, उसमें जहाँ भी गाहा गाथा आता है वहाँ पर प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दूहा, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है दोस्तों। अपभ्रंश का पाणी किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। काव्य भाषा का बोध, ठीक है, काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने विक्रम संवत 3री शती, ठीक है, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा कहा। इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा कहा। किसने कहा? भरत मुनि ने कहा दोस्तों। अपभ्रंश का प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम 7वीं शताब्दी से होने लगा था। ठीक है, 84 सिद्धों का नाम है यहाँ पर, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको अलग से एक वीडियो 84 सिद्धों का बनाकर मिल जाए। ठीक है,
तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें आता है सिद्धों में सबसे पुराने कौन है। तो सरह, जिसको सरहपा कहा जाता है, और सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। उनका क्या नाम था? सरोज वज्र था। और जो सिद्ध थे, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान में हुआ। महासुख का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ? तो वज्रयान शाखा में हुआ। और महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व को प्राप्त करना। दोस्तों, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व को प्राप्त करना महासुख का अर्थ होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का जो पंथ है मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है दोस्तों, वह किसका रूप है? तो वज्रयान शाखा का रूप है। दोस्तों, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। दोस्तों, किसका प्रवर्तन किया? हठ योग का प्रवर्तन किया। और किसके उच्च लक्ष्य को लेकर किया? तो पतंजलि के। दोस्तों, वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग रहा। ठीक है, वज्रयानियों का जो क्षेत्र था वह क्या था? पूर्वी क्षेत्र था। गोरखनाथ ने अपना प्रचार प्रसार किसमें किया? तो पश्चिमी भागों में विशेषकर किया। दोस्तों, और वो भी कौन सा भाग था? राजपुताने और पंजाब में। ठीक है दोस्तों, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। नाथों की कितनी संख्या मानी गई है? 9 मानी गई है। और लोग इन्हें 9 नाथ भी कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम क्या है? नवनाथ भी है। और गोरखनाथ सिद्धांत संग्रह में नवनाथों की जो चर्चा की गई है, कौन कौन है, तो आइए देखते हैं उनका नाम। नवनाथों में इनका नाम क्रम से है। सबसे पहले नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन से प्रारंभ होता है और मलयार्जुन तक जाके समाप्त हो जाता है। 9 फर्स्ट आपके नागार्जुन हो गए और लास्ट आपके मलयार्जुन हो गए। ठीक है, और उसके बाद आता है जड़ भारत। जड़ भारत जब हुआ तो हरिश्चंद्र पैदा हुए। ठीक है, जड़ भारत जब हुआ तो हरिश्चंद्र पैदा हुए। और हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया। दोस्तों, किसको अपनाया? सत्य को अपनाया और सत्यनाथ हो गए। ठीक है, और भीमनाथ, उसके बाद भीमनाथ, उसके बाद आते हैं गोरखनाथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद आते हैं चरपट, और चरपट के बाद आते हैं जलांधर। ठीक है, जलंधर दोस्तों, और जलंधर के बाद मलयार्जुन। यही 9 नाथ हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप अपने इस YouTube चैनल SS टीचर अकेडमी पर पहली बार हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या आप पहले से देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इस पर आपको GIC प्रवक्ता की संपूर्ण सिलेबस रिकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, किसे माना? स्वयंभू को। किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि 783 ईस्वी के आसपास स्वयंभू विद्यमान थे। ठीक है, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। किस परंपरा का? जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। उनकी जो शताब्दी है वो 8वीं सदी है 783, और उन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने स्वीकार किया। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पयुमचर्यु, ठीक है, पयुमचर्यु, ऋठिडेमचर्यु, उसके बाद स्वयंभू छंद। ठीक है, ये 3 रचनाएं बताए जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का। दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। दोस्तों, क्या कहा? देसी भाषा कहा। और स्वयंभू के पयुमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। जो पयुमचर्यु था वह अधूरा छूट गया था, तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने उसे पूरा किया। अब जो पयुमचर्यु है उसमें किसका वर्णन है?
तो उसमें राम का चरित्र का विस्तार से वर्णित है। राम का जो चरित्र है, राम से संबंधित यह ग्रंथ है दोस्तों, पयुम चरियु। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को, ये भी आपके क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया दोस्तों। ये आपके टीजीटी में आ चुका है दोस्तों, अभी 2021 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 9वीं शती में माना जाता है। पुष्य या पुंड को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में माना दोस्तों। यह क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्य दंत का आविर्भाव 972 ईस्वी अर्थात 10वीं शती में माना जाता है, हुआ है। ठीक है, सर्वमान्य यानी सभी लोगों ने माना है। ठीक है, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने उन्हें 9वीं शती में बताया है। पुष्य दंत की प्रमुख रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक है, जिसे महापुराण भी कहा जाता है दोस्तों। रय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, रचनाएं याद कर लीजिएगा, पुष्य दंत की रचनाएं। पुष्य दंत की 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। किसे महापुराण के नाम से जाना जाता है? तो पुष्य दंत की रचना 63 महापुरुष गुणालंकार को जाना जाता है। महापुराण में 63 पुरुषों का, कितने पुरुषों का? 63 लिखा है ना, 63 यानी 63 महापुरुष यानी महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है दोस्तों। क्या वर्णित है? जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्य दंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया। किस छंद का प्रयोग किया? तो चौपाई छंद का प्रयोग किया दोस्तों। किसने? पुष्य दंत ने अपनी रचनाओं में। पुष्य दंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई मात्राओं का छंद है। ठीक है, अपभ्रंश में जो अवहट में चौपाई का प्रयोग हुआ वह वर्तमान में चौपाई हो गया। जो उस समय मात्राएं उसमें थी 15 थी और वर्तमान में चौपाई में 16 मात्राएं हैं दोस्तों। ठीक है, 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं दोस्तों। शिव सिंह पुष्य दंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। भवभूत किसे कहा जाता है हिंदी का? तो पुष्य दंत को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? पुष्य दंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंत को भाखा की जड़ कहा दोस्तों। क्या कहा? पुष्य दंत को जो भवभूत कहा जाता है, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में उन्हें भाषा की जड़ कहा दोस्तों। किसे? पुष्य कवि को, पुष्य दंत को। ठीक है, भाषा की जड़ कहा। पुष्य दंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, जो पुष्य दंत कवि हैं वो स्वयं को कहते हैं मैं अभिमान मेरु हूँ, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये सभी उपनाम हैं दोस्तों। किसके हैं? पुष्य दंत के हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। आदि उपाधियों से विभूषित किया। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्य दंत हैं। किसने माना? हरिसेन ने दोस्तों। अपभ्रंश उनकी जो रचना है धम्म परीक्षा, उसमें अपभ्रंश के 3 कवि माने, जिसमें चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्य दंत हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पगडंडी पद्धड़ियां बंध का प्रवर्तक माना दोस्तों। ठीक है, प्रवर्तक माना तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। ठीक है, 16 मात्रा का मात्रिक छंद है पद्धरी, और इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पद्धड़िया बंध कहा जाता है। पुष्य दंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कड़ के महामात्य भीम के सभापति कवि थे। कौन थे? पुष्य दंत। ठीक है, धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। कौन? धनपाल। किसके? मुंज के। ठीक है, मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी।
जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसे? धनपाल को दोस्तों। किसे दी थी? धनपाल को। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और धनपाल का जो समय है वह 10वीं सदी है दोस्तों। कितना है? 10वीं सदी है। और 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन राज काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 1114 में लिखित जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? उपदेश रसायन रास को। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है दोस्तों। क्या है? रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है दोस्तों। और भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो श्री शालिभद्र सूरी हैं दोस्तों। कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। और यह कब लिखा गया था? 1184 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, शालिभद्र सूरी हिंदी में। ठीक है, वहाँ आपका था अपभ्रंश में प्रथम रास काव्य था। और रास काव्य परंपरा हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूरी को जाता है दोस्तों। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला है। कितने पदों का नृत्य गीत रासलीला है? 80 पदों का दोस्तों। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्म से इतर दोस्तों। किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। और क्या लिखा? संदेश रासक दोस्तों। क्या लिखा? संदेश रासक। और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है, वह क्या है? संदेश रासक है दोस्तों, देसी भाषा में। और किसी दूसरे मुसलमान द्वारा लिखित। ठीक है, किसी मुसलमान द्वारा देसी भाषा में लिखित यह प्रथम ग्रंथ है संदेश रासक। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है दोस्तों। कहाँ की? विक्रमपुर की। विक्रमपुर स्थान का नाम है। वहाँ की एक वियोगिनी की जो विरह व्यथा में व्याकुल है, उसके कथा का वर्णन है दोस्तों। किसमें? संदेश रासक में उस कथा का वर्णन है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना दोस्तों। किसका? संदेश रासक का। मुनि राम सिंह साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन? राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। राम सिंह से जैसे लग रहा है कि आधुनिक युग के कवि हैं दोस्तों, लेकिन यह जैन साहित्य के कवि हैं। और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। कौन मानते हैं? हीरालाल मुनि दोस्तों। आप सबको याद करना है कौन मानता है, उसका सन क्या है, यह उनकी रचना क्या है, उनका समय क्या था। तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको परफेक्ट तैयारी आपकी होगी और आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। मुनिराम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा है दोस्तों। पाहुड़ दोहा यह बहुत प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। और किसकी है? तो मुनिराम सिंह की है। और ये किस साहित्य की रचना है? तो जैन साहित्य की रचना है पाहुड़ दोहा दोस्तों। अब भ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके अभी टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों, यह टीजीटी में आया हुआ था। और यहाँ तो जोइंदू से माना जाता है दोस्तों। और जोइंदू को ही अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका टीजीटी 2021 में। ठीक है, जोइंदू से माना जाता है और वहाँ पे ऑप्शन जोइंदू आपका था। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्मा प्रकाश और योगसार। जोइंदू की जो रचना क्या है?
परमात्मा प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9 कवियों को शामिल किया। और पुष्यदंत कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर और जोधराज। ठीक है, यह आपके 9 कवि हैं दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया दोस्तों। कितने कवियों को? 19 कवियों को। और उनका जो काल था आरंभिक काल, आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल। वहाँ पर दिया हुआ था इससे पहले प्रारंभिक काल, तो वहाँ हम लोगों को इंडिकेट किए थे कि आप लोग इसे, अगर ऑप्शन में देता है कि आरंभिक काल देता है और पूछता है कि इसके मानने वाले कौन है, प्रसूता कौन है, तो वहाँ आप लोग लगाएंगे मिश्र बंधु। लेकिन अगर प्रारंभिक काल देता है तो वहाँ पर आप लगाएंगे गणपत चंद्र गुप्त को दोस्तों। ठीक है, तो जो 19 कवि हैं दोस्तों, इसे देखिए। पुष्य या पुंड रचना अज्ञात है, 770 विक्रम संवत माना। अज्ञात कवि खुमान रासो 890, नंद कवि 1137, मसऊ 1180, कुतुबन अली 1180, साइदान चारण संवत्सार 1191, अकरम फैज वड़माल 1205 से 58 तक, 1258 विक्रम संवत तक। चंद पृथ्वीराज रासो अर्थात चंद्र अर्थात चंद्रवरदायी 1225 से 1249 विक्रम संवत तक दोस्तों। केदार कवि जिसे माना उन्होंने, केदार कवि, केदार जगनिक आल्हा खंड है दोस्तों। ठीक है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। बादरवेणी का 1225, जलहर अज्ञात है, भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपति नाल विशल देवरासो को सिंगारिक काव्य भी कहा जाता है दोस्तों, 1354। नल सिंह विजयपाल रासो, ठीक है, 1355। सारंगधर हमीर काव्य 1357। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी, किसकी? नूकर चंदा की प्रेम कहानी मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, और इनकी एक और रचना है, उसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी रचना है। ठीक है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की एक और रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, उसे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के हैं और इनके 40 ग्रंथ हैं और 1407 विक्रम संवत है। यहाँ मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को माना। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। कितनी पहुंचा दी दोस्तों? 75। और प्रथम वाले में कितना था? 19 दोस्तों। कितना? 19। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। किसमें विभक्त किया? 2 वर्गों में विभक्त किया। अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं। ठीक है, अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाएं दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। निम्नांकित नीचे दिए गए हैं और कितनी रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया? 12। जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। ठीक है, यह अपभ्रंश की रचनाएं हैं। और देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो। ठीक है दोस्तों, परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है। आल्हा खंड का मूल रूप दोस्तों खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली दोस्तों। विद्यापति एक ऐसे हैं जो देश भाषा में भी रचना किए और अपभ्रंश में भी रचना किए दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कितने कवियों को शामिल किया? 9 कवियों को शामिल किया। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद। हेमचंद को अपभ्रंश का पाणी भी कहा जाता है दोस्तों। और वह किसके दरबार में रहते थे? तो सोलंकी राजा, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह। ठीक है, राजा जयसिंह के दरबार में वह रहते थे। आचार्य के व्याकरण नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। ठीक है, हेमचंद शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद।
शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो सिद्ध हेमचंद हैं, और इन्हें व्याकरण जो इनकी रचना है दोस्तों। और हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। ठीक है, किसका? संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश तीनों का समावेश सिद्ध हेमचंद नामक रचना में किया गया। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है, हेमचंद कैसे आचार्य थे? जैन आचार्य थे, और इनका जन्म 1088 ईस्वी के आसपास माना जाता है दोस्तों। ठीक है, 1088 ईस्वी। हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देसी नाम माला कोश है दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हेमचंद को प्राकृत का पारणी माना जाता है। हेमचंद को क्या माना जाता है? प्राकृत भाषा का पारणी माना जाता है। और अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान द्वाश्रय काव्य की रचना की। किसके समान? भट्टी के समान द्वाश्रय, ठीक है, द्वाश्रय की रचना की। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभु सूरी क्या थे? गुजरात के एक जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 1252। और किसका माना जाता है? तो सोमप्रभु सूरी का माना जाता है। और वो कहाँ के थे? तो गुजरात के थे दोस्तों। और वो कैसे साधु थे? तो जैन साधु थे दोस्तों। सोमप्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है, आपके टीजीटी के एग्जाम में अभी आया हुआ था। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। ठीक है दोस्तों। और यह गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य है। गद्य पद्य में अर्थात चंबुक काव्य, संस्कृत प्राकृत काव्य है दोस्तों। क्या? कुमारपाल प्रतिबोध। और उसका समय क्या है? 1241 विक्रम संवत दोस्तों। जैनाचार्य अर्थात जैन आचार्य मेरुतंग ने 1341 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है। किसमें? दूहा विद्या में दोस्तों। इसीलिए अभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, अभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है? दूहा विद्या कहा जाता है। अभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, संस्कृत पाल प्राकृत में दोहा का प्रयोग नहीं होता था, और अभ्रंश से दोहा का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया दोस्तों। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। किस नाम से? प्राकृत पैंगलम नाम से। और किसने किया? तो लक्ष्मीधर ने किया दोस्तों। और कब किया? तो 14वीं शताब्दी के अंत में किया दोस्तों। कब किया? 14वीं शताब्दी के अंत में किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जलजल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। ठीक है, इन कवियों की रचनाओं को उन्होंने प्राकृत पैंगलम में संकलित किया दोस्तों। प्राकृत पैंगलम जो है, यह आपका प्राकृत पैंगलम जो है, प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। ठीक है, प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना किसमें की गई? तो प्राकृत पैंगलम में की गई दोस्तों। प्राकृत पैंगलम जो है, यह इसके रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं दोस्तों। कौन है? लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? तो प्राकृत पैंगलम को कहा जाता है दोस्तों। प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखा? तो बंशीधर नामक विद्वान ने लिखा दोस्तों। टीका बंशीधर ने लिखा। और सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। कौन थे? सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे दोस्तों। और सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित
संग्रह किया। ठीक है, किस नाम से किया? सारंगधर पद्धति के नाम से। और किसने किया? तो सारंगधर ने किया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया। क्या दिया गया? साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो के रचनाकार किसे बताया? सारंगधर को बताया दोस्तों। किसने बताया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। राहुल संस्कृत ने जलजल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। ठीक है, किसका? हमीर रासो का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, हमीर तथा अमीर का विकृत रूप है। हमीर तथा अमीर का विकृत रूप है और जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। किसने कहा? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद सारंगधर कवि हुए। सारंगधर कवि हुए किसके? चंद के औलाद। ठीक है, और हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा बनाया। किसे बनाया? सारंगधर ने दोस्तों। सारंगधर सारंग पद्धति संस्कृत भाषा में पदकोश है। किस सारंगधर पद्धति को किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा और यह एक पदकोश है दोस्तों। किंतु बीच बीच में देश भाषा का भी प्रयोग किया गया। किसमें? सारंगधर पद्धति में। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में सारंग पद्धति में श्रीकंठ कवि का संग्रहित यह श्लोक है। ठीक है, नूनम बादलम छाई खे परश्री निश्राण शब्द खर शत्रुपाणी लुटाली तोड़ हसीनौ एवं भड़त्यु दभता झूठे गर्व भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्ल देवम विभू। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं दोस्तों। किसने कहा? कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर को, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया दोस्तों। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए। और अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा सिद्ध साहित्य से संबंधित दोस्तों। ठीक है, आदिकाल में सिद्ध साहित्य से संबंधित वीडियो मिलेगा। यहाँ आपको ऐसी तैयारी कराई जाएगी जिससे आपका एक भी टॉपिक छूटने ना पाए दोस्तों। ठीक है, जो पढ़िए वो आपका ऑथेंटिक और सही हो, जिससे आपके प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, समस्या ना हो और उलझन में आप लोग ना रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। GIC लेक्चरर सुपर टेट LT ग्रेड हिंदी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है दोस्तों। तो यह वीडियो आप सब अंत तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा को आदि किन नामों से जाना जाता है? तो सरोज, वज्र, राहुल, भद्र के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। ठीक है, सबसे पुराने कौन है? सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे? वज्रयान तत्व का। ठीक है, साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। वज्रयान का केंद्र कहाँ रहा? श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त, ठीक है, अभिप्रायुक्त बाणी बताया।
पंडित विधुशेखर शास्त्री ने मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा कहा कि इसका मूल शब्द जो है संधा भाषा है। किसने कहा दोस्तों? तो विधुशेखर ने। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों का नाम दिए गए हैं। ठीक है, 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं इसमें वर्ण रत्नाकर में दोस्तों। ठीक है, और इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हैं और यह किस काल के हैं? तो 14वीं शताब्दी के हैं दोस्तों। ठीक है, सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा। जो संध्या भाषा था सहजयानियों का, उसका भक्ति काल के संत कवियों पर भी पड़ा और उन्होंने उलटवासियां लिखी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा? उलटवासियां लिखा। राहुल संस्कृता ने सहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया। क्या माना उन्होंने? 769 ईस्वी सहपाद का समय है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सहपाद का समय 690 अर्थात विक्रम संवत 690 माना, जो 633 ईस्वी स्थिर होता है दोस्तों। ठीक है, इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किसके? सहपाद के। सहपाद के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32, जिसमें दोहा कोश प्रथम है दोस्तों। ठीक है, दोहा कोश प्रथम है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और केशाचार्य का दोहा संग्रहित किया। ठीक है, बौद्ध गान ओ दोहा के रचनाकार हैं कौन है? हरप्रसाद शास्त्री हैं। और उसमें किनके दोहों को सम्मिलित किया गया है? तो सरहपाद और केशाचार्य के। ठीक है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा दोस्तों। क्या कहा? प्राचीन बंगला। ठीक है, प्राचीन बंगला कहा। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। ठीक है, दोहा कोश जो उनकी रचना है सहपाद की, उसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद बागची ने किया दोस्तों। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कढ़ापा के दोहे संग्रहित हैं। ठीक है, दोहा कोश में किसके दोहे संग्रहित हैं? तिलोपा, सरहपा, कढ़ापा के दोहे संग्रहित हैं दोस्तों। और दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो प्रबोध चंद बागची ने किया दोस्तों। किसने किया? प्रबोध चंद बागची ने किया। अब बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया दोस्तों? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया। और उसमें किन आचार्यों का किन को सम्मिलित किया उसमें? तो सरहपा और केशाचार्य को दोहों को सम्मिलित किया दोस्तों। सरहपाद की जीवन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। ठीक है, सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। ठीक है, यह है उनका। बच्चन सिंह ने लिखा, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह ने क्या लिखा? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया। ठीक है, संधा भाषा का नाम किसने दिया? तो मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया दोस्तों। ठीक है, सरहपा के शिष्य लुइपाद के गुरु थे। ठीक है, सरहपा के शिष्य थे और इनके सरहपा का शिष्य कौन था? लुइपाद। ठीक है, अर्थात लुइपाद के गुरु सरहपा थे दोस्तों। सरहपों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सर्वपाद पड़ा। ठीक है, सर्वपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सरहपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद जो है वह सरहपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है दोस्तों। ठीक है, चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा की दृष्टिकोण में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई दोस्तों। किसमें हुई? परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई। और चर्यापदों की अवहट में। ठीक है, चर्यापद का किसमें हुआ?
अवहट में हुआ दोस्तों। और चर्यापद पद की रचनाकार कौन है? तो सबरप्पा है दोस्तों, ठीक है। और जो दोहा कोश है उसके सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी शब्दी किंचित रूपांतरित हो गया, ठीक है। साखी और शब्दी रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन में, किसके शासन में? धर्मपाल के शासन में 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? कायस्थ परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 773 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किसका? लुइपा का जन्म। लुइपा सबरपा के शिष्य थे, ऊपर बताया जा चुका है आपको, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम है, ठीक है। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना गया है दोस्तों, ठीक है, सबसे ऊंचा माना गया है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए, ठीक है। कहाँ के राजा? उड़ीसा के दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा, ठीक है, किसके शिष्य हो गए? लुइपा के दोस्तों। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था, ठीक है। डोम्बिपा का जन्म कब हुआ था? मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथों की संख्या है 21 है, जिसमें डोम्बी गीतिका, युगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है, ठीक है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के शिष्य थे। कड़हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे, ठीक है। कौन थे? कड़हपा। कड़हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। 820 ईस्वी में कड़हपा का जन्म हुआ था और 840 ईस्वी में डोम्बिपा का जन्म हुआ था। राहुल संस्कृतान के अनुसार कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है। किसके अनुसार? राहुल संस्कृतान के अनुसार। कड़हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु बताया, ठीक है। अब आ जाइए जैन साहित्य देखिए। जैन साहित्य से मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। किसके माध्यम से किया? कविता के माध्यम से। और किस क्षेत्र में किया? तो पश्चिमी क्षेत्र में किया दोस्तों। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ का नाम रिपुदारण रास है, ठीक है। क्या नाम है? रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया दोस्तों। क्या बताया? 905 ईस्वी। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। किसमें है तीनों तत्वों का मिश्रण? रिपुदारण रास में, ठीक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास, ठीक है, जिनदत्त सूरी द्वारा। और सर्वप्रथम रास ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रास काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। जो अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ है वह संदेश रासक है और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित है। हिंदी का प्रथम, ठीक है, पंच पांडव रचित है और इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, ठीक है, शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है और इसका समय 1350 ईस्वी है। मुनिविजयम डॉक्टर ओझा डॉक्टर गणपत गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली को क्या माना? आदि काव्य माना। किसने माना? मुनि विजयम, दशरथ ओझा, गणपत गुप्त ने माना। डॉक्टर गणपत गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, ठीक है। गणपत गुप्त ने किसे प्रथम कवि माना? तो शालिभद्र सूरी को माना। और जिनकी रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई, ठीक है, 1184 ईस्वी में हुई।
यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, कितने छंद है इसमें? 205, और यह सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? तो मुनि विजयम ने किया। ठीक है, मुनि विजय ने किया, मुनिजिन विजयम ने किया। ठीक है, मुनिजिन विजयम ने किया। और भारतेश्वर बाहुबली का जो है रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन के श्लोकाचार्य को नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना। श्लोकाचार्य जो है देवसेन कृत, उसे आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्लोकाचार की रचना की। श्लोकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। किस धर्म का प्रतिपादन किया? श्रावक धर्म का। ठीक है, देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नैचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार। ठीक है, तथा सावय धम दोहा। ठीक है दोस्तों, देवसेन की यह रचनाएं हैं। इन ग्रंथों में इनका नैचक्र बहुत प्रसिद्ध है। किसका? देवसेन का नैचक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नैचक्र को लघु नैचक्र नाम भी दिया गया। ठीक है, लघु नैचक्र भी माना जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? जैनाभास। बृहद नैचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। ठीक है, माइल धवल ये किसके शिष्य थे? देवसेन के। देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नैचक्र का वास्तविक नाम है द्रव्य स्वभाव प्यास, अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश उसका अर्थ होता है। ठीक है, पहले यह ग्रंथ दोहा बंद था। पहले यह ग्रंथ कैसा था? दोहा बंद में था। बाद में यह गाथा बंद कर दिया गया। किसके कहने पर? शुभंकर के कहने पर गाथा बंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, द्रव्य स्वभाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अभ्रंश भाषा में लिखा था। ठीक है, किस में लिखा गया था? अभ्रंश भाषा में या पुरानी हिंदी में लिखा गया था। द्रव्य स्वभाव प्यास का प्राकृतिक भाषा में मिलता है। ठीक है, अब प्राकृतिक भाषा में ही ये सिर्फ मिलता है। द्रव्य स्वभाव प्यास माइल धौल की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? माइल धौल की। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया। किसने किया? सीवी ने किया। ठीक है दोस्तों, आशुक नामक कवि ने लाहौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनमाला रास नाम से लिखा। ठीक है, चंदनमाला रास की रचना है आशक की। आशक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जीव दया रास, ठीक है, किसकी रचना है? आशक की। जिनदत्त सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की। ठीक है, स्थूलिभद्र रास। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जीणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही प्रयास समझा जाता है। विजय सिंह सूरी ने रेवंतीगिरी की रास की रचना की। ठीक है, किसकी रचना की? रेवंतीगिरी रास की। रेवंतीगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमनाथ की प्रतिमा का महत्व है। ठीक है, ऐतिहासिक एवं इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आधार पर किया गया है। रेवंतीगिरी रास 4 कड़कों में विभक्त है। कितने कड़कों में? 4। रेवंतीगिरी रास की ही भांति कवि पलहड़ द्वारा रचित अब्बू रास 1912 में जैनियों का प्रसिद्ध स्थान अब्बू मंदिर है। अब्बू मंदिर का वर्णन मिलता है। ठीक है, मुनि सुमितगढ़ नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ हैं रचित का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई और यह 58 छंदों में है। कितने छंदों में है? 58 छंदों में है।
चौपई छंद में ब्रह्माशा का वर्णन विजय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपई द्वारा लिखा। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं मलिनाथ महाकाव्य। ठीक है, विनय चंद्र सूरी की जो रचना है मलिनाथ महाकाव्य है। ठीक है, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, एस माला, कहाड़े छप्पे। ठीक है, जैन रास परंपरा के अन्य कवि या काव्य। ठीक है, प्रज्ञा तिलक, कछुली रास जो है कलछुली रास, देलहर गय सुकुमल मालरास 14वीं शताब्दी है। सारमूर्ति जिन पदम सूरी भट्टाभिषेक रास। ठीक है, अभय देव सूरी जय तिहुआड़, चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि करकंड चरिये। ठीक है, सुंदरसड़ा चरियु, जिन बल्लभ सूरी संघ पटक, जिन बल्लभ सूरी संघ पटक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार। ठीक है, क्या है योग सार, जिनदत्त सूरी चाचर, कालस्वरूप कुलक एव एस रसायन उपदेश रसायन। ठीक है, हरिभद्र सूरी ललित बिस्तरा दुर्ताख्यान जसहर चरिय संबोधन प्रकरण रेमेड राह चरियु। ठीक है, सोम प्रभु सूरी पीजीटी में आपका आया हुआ यह क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, कुमार पाल प्रतिबोध, आप लोग कोई भी पढ़िए वो याद रहे आपको। ठीक है, जिन पदम सूरी स्थूली भद्र भाग। ठीक है, धर्मसूरी जम्मू स्वामी रासा। ठीक है, जम्मू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी संघपति समरा रासा, संघपति समरा रासा, राजशेखर सूरी। ठीक है, राजशेखर सूरी नेमनाथ फाग इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नाथ साहित्य गोरखनाथ नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ कहाँ से निकला हुआ माना जाता है? तो बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है दोस्तों। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक है, हठ योग का परिवर्तन किसको लेकर किया? तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को दोस्तों। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति को लेकर किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जिसे जो कथन पूछता है दोस्तों कि यह किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इतने नामों से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, हठ योगियों के सिद्धांत पद्धत, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धत ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य। ठीक है, ह का क्या अर्थ है? सूर्य, और ठ हठ जो होता है, हठ का ठ का अर्थ है चंद्र। ठीक है, दोनों को योग को ही हठ योग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? तो गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ करता माना जाता है। क्या माना जाता है गोरखनाथ को? नाथ साहित्य का आरंभ करता। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्र नाथ था दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ था उनके गुरु का नाम। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ तथा मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। इनके दो नामों से और जाना जाता है। किसको? मत्स्येंद्र नाथ को, जो गोरखनाथ जी के गुरु हैं। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना गोरखनाथ को? तो मिश्र बंधुओं ने माना। राहुल संस्कृता ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती मानते हैं। ठीक है, इन दोनों ने 13वीं शती माना। पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं है हुआ। ठीक है, भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। किस नाम से किया? गोरख बानी। ठीक है दोस्तों, और किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। गोरखनाथ में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं वह निम्नलिखित हैं दोस्तों, जिसमें शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग और 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। दोस्तों यह 14 ग्रंथों को उन्होंने प्रमाणिक मानकर इसका संपादन किया। गोरखनाथ संस्कृत भाषा में लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। गोरखनाथ के कुछ ग्रंथों को बताया जाता है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धत को बताया जाता है, विवेक मार्तंड को बताया जाता है, शक्ति संगम तंत्र को बताया जाता है, निरंजन पुराण को बताया जाता है, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धत, योग चिंतामणि। ठीक है, यह गोरखनाथ जी के ग्रंथ बताए जाते हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में मच्छेंद्र विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। किसने? अभिनव गुप्त ने। किसमें किया है? तंत्रालोक में। दोस्तों तंत्रालोक के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त हैं। नाथों की संख्या 9 मानी है। इन्होंने भी नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। और गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। ठीक है, गोरख सिद्धांत संग्रह में, जिसमें नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन हैं दोस्तों। ठीक है, मलयार्जुन हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया। कितने नाथों का? 9 नाथों को। जो नाथों की संख्या थी कितनी थी? 9 थी, और उसे बताया आदिनाथ। ठीक है, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, ग्राहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंद नाथ। ठीक है, इन्हें राहुल कुमार वर्मा ने बताया, राम कुमार वर्मा ने बताया 9 सिद्धों का नाम। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना। आदिनाथ को प्रवर्ती सिद्धों ने शिव का अवतार माना। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूरा नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ क्या थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में यह किस नाम से प्रसिद्ध हुए? पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों कौन हुआ? चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? तो यह गोरखनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है।
किसके बालनाथ कहा जाता है? जालंधर को दोस्तों, जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जालंधर का नाम नाथ और सिद्धो दोनों में आता है। ठीक है, किसका किसका आता है? नागार्जुन का, गोरखनाथ का, चरपट का और जालंधर का दोस्तों। ठीक है, यह सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। रसायनी किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। जोगियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कनफटा कहा जाता है। और वह क्या धारण करते हैं? कानों में कुंडल धारण करते हैं। नाथपंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। नाथपंथियों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। ठीक है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडल, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया दोस्तों। किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णु शर्मा था दोस्तों। मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। ठीक है, इनकी लिखित संस्कृत रचना किसका? मच्छेंद्रनाथ का। मच्छेंद्रनाथ का काल ज्ञान निर्णय, यह मच्छेंद्रनाथ का रचना है, जिसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। किसने किया? प्रबोध चंद बागची ने काल ज्ञान निर्णय का संपादन किया, जो विष्णु शर्मा या मत्स्येंद्रनाथ जी का रचना है। और यह किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में रचित है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। GIC प्रवक्ता TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आदिकाल की रास परंपरा की भांति ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, फागु काव्य जो है किसकी उपलब्धि है? तो जैन कवियों की उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। ठीक है, जो संस्कृत का फल्गु है उससे, और वसंत प्राकृत के फाग से। ठीक है, प्राकृत के फाग से और हिंदी के फाग से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरी द्वारा रचित जिनदत्त सूरी फागु है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जिनदत्त सूरी द्वारा रचित जिनदत्त सूरी फागु है दोस्तों। क्या है? जिनदत्त सूरी फागु, जो 1284 ईस्वी के आसपास रचा गया था दोस्तों। ठीक है, फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का काव्य। जिनदत्त सूरी में कितने छंद हैं? तो 25 छंद हैं दोस्तों। कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। आप पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलिए, जिससे आपका कोई भी पार्ट छूट ना सके। ठीक है, श्री स्थूलिभद्र फागु, श्री स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। ठीक है, सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फाग की रचना राजशेखर सूरी ने किया था। नेमिनाथ फाग की रचना किसने किया था? राजशेखर सूरी ने किया था। और यह कब रचा गया था? तो 1350 ईस्वी में दोस्तों। कब? 1350 ईस्वी में, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है दोस्तों। ठीक है, विवाह की घटना का चित्रण है। किसके किसके? नेमिनाथ और राजुल। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। पूरा काव्य कितने छंदों में बद्ध है? तो 27। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं। बसंत विलास से संबंधित अनेक रचनाएं मिलती है, जिसमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है। ठीक है, दूसरी 16वीं शती की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने किसका संपादन किया? तो बसंत विलास फागु का संपादन किया, जिसका समय 13वीं शताब्दी बताया जाता है। ठीक है,
बसंत विलास फाग 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। विसल बसंत विलास फाग 84 छंदों में रचित कैसा काव्य है? तो श्रृंगारिक काव्य है दोस्तों। कितने छंदों में है? तो 84 छंदों में है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है? बसंत विलास फाग में, जिसमें 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों।